विषय का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इंग्लिश में क्या कहे? इकोनॉमिक्स ना। अर्थशास्त्र के आज हम लोग परिचय देखेंगे। सबसे पहले कोई भी विषय पर है या कोई भी चैप्टर पर है, सबसे पहला क्या करना होता है? उस विषय का परिचय जानना। या कोई चैप्टर पर है तो उस चैप्टर का परिचय जानना कि उस चैप्टर में क्या है, किस चीज़ के संबंध में वह चैप्टर बनाया गया और उस चैप्टर को पढ़ने से क्या चीज़ के बारे में अध्ययन होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। आज हम लोग अर्थशास्त्र जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत अच्छा से बारीकी से जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में तो इकोनॉमिक्स कहा गया, हिंदी में अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र को जब हम लोग विच्छेद करके तोड़ते हैं तो एक बन जाता है अर्थ और दूसरा बनता है क्या? शास्त्र। खूब बढ़िया से समझेंगे। अर्थशास्त्र का जब संधि विच्छेद के तौर पे इसको तोड़ते हैं दो सब भागों में, तो एक अर्थ बना और दूसरा शास्त्र बना। अब अर्थ का फिर हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। मतलब कि अर्थशास्त्र क्या है? एक शब्दों में पता चल गया, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द में आता है वाइकस। वाइकस और इकोनॉमिक्स एक वाइकस और है एक शब्द नेमीन। हाँ, नेमीन। वाइकस और नेमीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है वाइकस नेमीन। वाइकस नेमीन। वाइकस नेमीन से बना क्या चीज़? इकोनॉमिक्स। और वाइकस का फिर अर्थ क्या हुआ? जैसे हम लोग यहाँ अर्थ के मतलब क्या समझे? शास्त्र के मतलब क्या समझे? विज्ञान। तो यहाँ पर है वाइकस, इसका मतलब होता है क्या? घरेलू। नेमीन का मतलब क्या होता है? संसाधन। घरेलू संसाधन। अर्थशास्त्र के मतलब समझ गए, धन का विज्ञान। इंग्लिश मीनिंग में है इकोनॉमिक्स। इसको ग्रीक शब्द लिया गया है क्या? वाइकस और नेमीन से, जिसमें वाइकस का अर्थ होता है घरेलू और नेमीन का अर्थ होता है क्या? संसाधन। मुख्य रूप से हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे घरेलू संसाधन के बारे में। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अच्छा, घरेलू जो भी क्रियाएं होती है, लोग अपने दैनिक जीवन जीने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, ज़्यादातर लोगों की फोकस क्या होती है? धन एकत्रित करना। धन एकत्रित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। और सब किस लिए करते हैं? अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब अर्थशास्त्र के हम लोग एक शब्दों में जान गए कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग घरेलू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। घरेलू संसाधन क्या क्या होता है? हम लोग घर में जितनी भी वस्तुएं का उपयोग करते हैं, कपड़ा पहनने में, भोजन खाने में, घर में लगा हुआ पंखा, बल्ब, पंखा से हवा लेने में, बल्ब से प्रकाश लेने में, यानी कि घर में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का हम लोग उपयोग करते हैं। घरेलू जितने भी साधन है, संसाधन है, सभी का उपयोग करते हैं। और इस सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट बना हुआ है अर्थशास्त्र। एक शब्दों में तो जान गए कि धन का विज्ञान है, घरेलू संसाधन। अर्थशास्त्र में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से परिभाषित बहुत सारे विद्वानों ने किए हैं। उन सभी विद्वानों में से कुछ विद्वानों की मत को अभी देखेंगे कि उन्होंने किन शब्दों में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। उन परिभाषाओं में से कुछ विद्वानों का, कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को अभी हम लोग देखते हैं कि किन्होंने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किए हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, मतलब वह विज्ञान है। अभी बताए ना, शास्त्र मतलब विज्ञान। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें
मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के कार्य, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मनुष्य के कार्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य अपना जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जितनी भी काम करता है दैनिक जीवन में, उन मनुष्यों के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य रोज दिन काम करते हैं, मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मनुष्य रोज दिन काम क्यों करता है? मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं होती हैं। सभी मनुष्य की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, सभी मनुष्य की, और कुछ ही नहीं, बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं। एक तो सबसे बड़ा आवश्यकता है क्या है? भोजन। मनुष्य के लिए चाहिए ना, कपड़ा चाहिए ना, भोजन, कपड़ा और मकान, 3 गो तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत है, लेकिन जितनी आवश्यकताएं हैं प्रकृति में वह चीज़, वह वस्तुएं उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को जन्म दिया। अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया। एडम स्मिथ ने कब बताए थे? 1776 ईस्वी में। कब बताए थे? 1776 ईस्वी में। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखे थे, वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा पुस्तक लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और इसी पुस्तक में, वेल्थ ऑफ नेशन में ही उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र की परिभाषा अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने दे दिए थे। कब? 1776 में। उसके बाद और अलग अलग विद्वानों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए। अभी हम लोग देख लिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने बताया? एडम स्मिथ। किस पुस्तक में बताया? वेल्थ ऑफ नेशन में। अनुसार परिभाषा देख लिए। अब एक महान अर्थशास्त्री कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा कैसे दिया गया है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार बताया गया, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में एक अपना पुस्तक लिखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में एक पुस्तक लिखा गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बउआ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, इसमें बहुत सारे पुस्तक आएगा और पुस्तक के लेखक, एक और जीके का टॉपिक तैयार होते जाएगा। किस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन होगा? अल्फ्रेड मार्शल। कब लिखे थे? 1890 में। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। और अर्थशास्त्र की परिभाषा किस संबंध में दिए? कल्याण के संबंध में। किस संबंध में? कल्याण के संबंध में। क्वेश्चन और बन गया कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषाएं किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। कल्याण संबंधी क्या मतलब? अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा मतलब कल्याण का मतलब क्या? कल्याण शब्द से क्या समझे? लोगों की क्या बताया? अभी बता रहे थे कि आवश्यकताएं अधिक है और साधन सीमित है, तो ऐसे में लोगों का कल्याण होगा। वो तो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएगा। भरण पोषण करने के लिए उसे क्या करना होगा? साधन को बढ़ाना होगा, इनकम की स्रोत को बढ़ाना होगा, तब ना लोगों का कल्याण होगा। अब एक व्यक्ति कोई कमाने वाला है और उसके परिवार में 20 व्यक्ति खाने वाला है, तो उसके परिवार का विकास होगा, उसका कल्याण होगा। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से एक चीज़ सीखने के लिए मिला, अल्फ्रेड मार्शल के परिभाषाएं से एक चीज़ सीखने के लिए ये मिला कि लोगों का कल्याण कैसे हो। कल्याण के संबंध में उन्होंने जो परिभाषाएं दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने जो परिभाषा दिया, इस परिभाषा को देखेंगे कि अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन कराता है जो वह जीवन के साधारण दिनचर्या में करता है। व्यक्ति प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जो काम करता है, उसके कामों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कराता है, तथा वह हर प्रयास सुखी जीवन जीने के लिए, देखिए व्यक्ति जो काम करता है
उसका हमेशा यह सोच होता है क्या कि हमारा सुखी जीवन कैसे चले, सुखी ज़िंदगी हम कैसे जिए। वह दैनिक जीवन में जो काम करता है उसमें उसका प्रयास यही रहता है कि हर समय वह यह प्रयास करता है कि सुखी जीवन जिए। सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाने में करता है। देखिए, हमेशा चाहता है कि आज कुछ साधन जुटा ले, कल कुछ साधन जुटा ले, परसों कुछ साधन जुटा ले, ताकि आगे आने वाले समय में हमारा जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत हो। वह व्यक्ति रोज़ कमाएगा, जिसके पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, वह रोज़ कमाएगा उतना ही पैसा जितना में वह रोज़ दिन खा करके बराबर कर ले। तो जब बरसात का समय आएगा तो वह कहाँ रहेगा, उसके पास घर तो है नहीं। ऐसे जब मौसम ठीक है उस समय तो कैसे भी रह लेगा, लेकिन जब वर्षा की समय आएगा, खूब धूपा के समय आएगा, उस समय वह कहाँ रहेगा। तो लोग प्रतिदिन कमाता है तो उस समय प्रतिदिन उसका यह प्रयास रहता है, एक ही बात सोचता है कि हमारा जीवन कुछ दिन कष्ट में हो, लेकिन आगे जाने के बाद बहुत ही जल्दी हमारा जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत हो। उसके लिए वह हमेशा प्रयास करता है और रोज़ दिन की कमाई में से कुछ पैसे को एकत्रित करता है, जुटाता है, वह साधन जुटाता है इसलिए कि हम अपना मकान बना लें। कभी पैसा जुटा के एकत्रित करके ईंट खरीद लेता है, तो एक साधन जुटा लिया मकान बनाने के लिए। कुछ दिन बाद गिट्टी खरीद लिया, बालू खरीद लिया, क्या कर रहा है, धीरे धीरे वह साधन जुटाता है। किस लिए, उसकी इच्छाएं क्या है, सुखमय जीवन जीना। सुखमय जीवन जीने के लिए मनुष्य क्या करता है, धीरे धीरे साधन जुटाता। प्रतिदिन की कमाई में वह क्या करता है, कुछ साधन को जुटाने का प्रयास करता है। किस लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए। ऐसा करेगा तभी तो लोगों का कल्याण होगा। तो लोगों के कल्याण के हेतु जो अर्थशास्त्र की परिभाषा बनाया गया है, किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस संबंध में दिए हैं, कल्याण के संबंध में। यह कहेगा कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। और परिभाषा में क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र की परिभाषा में बताया गया कि अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन कराता है जो वह जीवन के साधारण दिनचर्या में करता है, तथा वह हर प्रयास सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक भौतिक साधनों जुटाने में करता है। जो वह रोज दिन काम करता है जुटाने में, उसके लिए जो परिभाषा बनाया गया है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। अब किसके अनुसार, लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार, इनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया था अर्थशास्त्र के, वह अर्थशास्त्र के किस संबंध में दिया गया। रॉबिन्स ने 1932 में अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधित परिभाषा दिया। और इस परिभाषा में क्या बताया गया, इस परिभाषा में बताया गया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, किसके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग, बउआ लोगों का उद्देश्य बहुत होता है, लोगों के कमाने का उद्देश्य बहुत है और विकल्प भी बहुत है। हर व्यक्ति की कमाने का उद्देश्य बहुत असीमित उद्देश्य होता है, कमाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इतना पैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा ज़मीन खरीद लेंगे, ज़मींदार हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, उद्देश्य बहुत है। लेकिन उन बहुत उद्देश्यों में विकल्प भी बहुत है। खर्च का पैसा कमाई हो रहा है, राशन में जा रहा है, कपड़ा में जा रहा है, मकान बनाने में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, बच्चों की शिक्षा में जा रहा है, ये सब विकल्प है, खर्च का विकल्प है। क्या बताया गया, अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों, उपयोग मतलब खर्च, वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, और इस दुर्लभता से क्या समझ में आया, वही बातें वही है, और सारा का निष्कर्ष वही निकलता है। क्या, इच्छाएं अधिक मतलब आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित। तो इससे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, लोगों की स्थिति मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा। यदि आवश्यकताएं अधिक हो और दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं बढ़ ही रहा हो और साधन सीमित हो,
तो आवश्यकताएं उसकी जो आर्थिक स्थिति होगी वह मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? एक व्यक्ति घर में कमाने वाला और 500 रुपया प्रतिदिन कमाई हो और उसके घर में 7 से 10 व्यक्ति सदस्य ऐसा हो जो खाना खाता हो, एक व्यक्ति के प्रतिदिन 500 रुपये की कमाई, 7 से 10 व्यक्ति का भोजन, 7 से 10 व्यक्ति की वस्त्र कपड़ा, उसमें से ज़रूर होगा 4 से 5 व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने वाले, उसके पढ़ाई लिखाई में खर्च, उसके बाद बीमारी जब होगा किसी तरह की समस्याएं तो डॉक्टरी खर्च, उस सभी के खर्च में देखा जाए तो यह 500 रुपया में हो जाएगा प्रतिदिन की कमाई से। और जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की 7 से 10 व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ेगा ना। अब 7 से 10 व्यक्ति में यदि 2, 3, 4 लड़कियां हैं तो उसका शादी करना है तो उसकी आवश्यकता तो और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना। और कमाई वही है, 500, वही 500 रुपया आज भी कमाई है, आज से 10 साल पहले भी कमाई था और अभी से 20 साल बाद भी कमाई वही 500। और आवश्यकताएं उतना ही है क्या? आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आवश्यकताएं असीमित लेकिन साधन उसके लिए, तो लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? स्थिति कमज़ोर हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रहा है तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रहा है। अर्थव्यवस्था कमज़ोर है इसका मतलब अर्थशास्त्र कमज़ोर है। तो अर्थशास्त्र के कमजोरी यानी कि दुर्लभता के संबंध में जो परिभाषाएं दिया गया किसके द्वारा, कब दिया गया? 1932 इसमें। किस संबंध में इन्होंने परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र के दुर्लभता के संबंध में परिभाषा दी है। अब 1-2 और देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं दिया गया है किसके संबंध में? विकास के संबंध में। एक पढ़ लिए अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं, और अब सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र के विकास संबंधित परिभाषा दिया। सैमुअल्सन का मानना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, विकास का विज्ञान है। मतलब जो व्यक्ति अर्थशास्त्र के बारे में अच्छा से अध्ययन करेगा उस व्यक्ति का ऑटोमेटिक विकास होना शुरू हो जाएगा। जो अर्थशास्त्र को बहुत बढ़िया से समझ गया उस व्यक्ति में विकास होना निश्चित है, उसका विकास होगा। अतः इनका मानना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, विकास का विज्ञान है। स्मिथ का क्या मानना था? एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनका भी मानना सही था। जब लोगों के पास धन होगा तब विकास करेगा, अब विकास होगा तो उसके पास धन होगा ही होगा। तो उनका मानना भी सही है कि धन का विज्ञान है। सैमुअल्सन का मानना है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। ये नए अर्थशास्त्री हुए, नए विद्वान हुए, बताया गया आधुनिक मतलब क्या होता है? नया। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन, आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र के विकास संबंधी परिभाषा दिया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया? सैमुअल्सन ने। इनका मानना था कि अर्थशास्त्र क्या है? साइंस ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब विकास करना। अर्थशास्त्र क्या है? साइंस ऑफ ग्रोथ है, मतलब विकास का विज्ञान है। साइंस ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या? विकास का विज्ञान। सैमुअल्सन का मानना था कि अर्थशास्त्र क्या है? साइंस ऑफ ग्रोथ मतलब विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अध्ययन करने के बाद लोगों में क्या होती है? विकास होती है। अच्छा, यदि प्रति व्यक्ति में विकास हो तो उससे क्या होगा? एक राज्य का विकास होगा। प्रत्येक व्यक्ति में विकास होगा, उससे क्या होगा? एक राज्य का विकास होगा। और उस तरह से एक राज्य का देखा देखी दूसरे राज्य का विकास हो, तीसरे राज्य का विकास हो, प्रत्येक राज्य का विकास होगा तो उससे क्या होगा? एक देश का विकास होगा ना। तो हम लोग अर्थशास्त्र जो पढ़ रहे हैं, इस अर्थशास्त्र में बार बार 2 चीज़ कंपेयर होते रहेगा। एक अपना एक व्यक्ति की दैनिक जीवन, जैसे एक व्यक्ति अपना ज़िंदगी जीता है उसी तरह से पूरे देश के व्यक्ति अपना ज़िंदगी जीता है। जैसे एक परिवार का भरण पोषण होता है, उसका ज़िंदगी चलता है, एक परिवार जैसे चलता है वैसा ही एक राज्य चलता है और वैसा ही एक देश भी चलता है। तो छोटी इकाई और बड़ी इकाई, छोटी इकाई की तुलना हम कराएंगे
प्रत्येक फैमिली से, एक परिवार से, और बड़ी इकाई की तुलना कराएंगे बार बार देश से, पूरे देश से, मतलब भारत, हम लोग भारत के हैं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था। एक जिस तरह से छोटा सा परिवार चलता है उसी तरह से एक देश चलता है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र। आज की क्लास में हम लोग पढ़े अर्थशास्त्र को जाने कि अर्थशास्त्र क्या है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया गया उस परिभाषा को देखे, परिभाषा को समझे, किसके परिभाषा में क्या बातें बताया गया है, अर्थशास्त्र क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो अर्थशास्त्र को समझाया गया उसको देखें। अब पढ़ना है अर्थशास्त्र के प्रकार। अगले क्लास में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको देखेंगे।